शरद ऋतु के बाद अब हेमंत ऋतु प्रारंभ हो रही है। हेमंत यानी कि सर्दियों का समय, विंटर सीजन। इस समय में शीत जो होती है यानी सर्दियां जो होती है अपने चरम पर, अपने शिखर पर रहती हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है, किस प्रकार का हमारा आहार विहार होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी डाइट होनी चाहिए, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ताकि हम हेमंत ऋतु में होने वाले रोगों से बच सके। कौन कौन से दोष हेमंत ऋतु में कुपित होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचकर रहना चाहिए। तो ये सभी जानकारी वैज्ञानिक तरीके से हम जानेंगे आयुर्वेद के नजरिए से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। महर्षि चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो तीसरे अध्याय में षड ऋतुचर्या का वर्णन करते हुए हेमंत ऋतु के पहले शब्द में ऐसा कहते हैं, शीते शीतानिल स्पर्श संरुदो बलिनाम बलि पक्ता भवंती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षमः। इसका अर्थ ये हुआ कि शीतल वायु के स्पर्श से अभ्यंतर अग्नि रुक जाती है और यह बलवान होकर के मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने वाली होती है। यानी कि बाहर जो ठंडा मौसम होता है, ठंडी वायु होती है, उसके स्पर्श से हमारी अग्नि जो पेट के अंदर ही रुक जाती है, यानी अभ्यंतर ही रुक जाती है, वो बाहर नहीं आती है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम समझें कि हमारा जो स्वेटर होता है, तो स्वेटर के ऊपर से तो शीतल वायु चल रही होती है, ठंडा मौसम होता है जब हमने स्वेटर पहना होता है, परंतु जब आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको बहुत ऊष्मा महसूस होगी, क्योंकि वो शरीर की ऊष्मा को अंदर ही रोक लेता है और जो बाहर की शीतल वायु है उसको बाहर ही रख लेता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से स्वेटर काम करता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी अभ्यंतर अग्नि बाहर के शीतल वायु के स्पर्श से अंदर ही रुक जाती है। गांव इत्यादि में पहले आंव जलाए जाते थे, तो उस आंव के अंदर अग्नि जो है उसके ऊपर लेपन कर दिया जाता था, मिट्टी और पानी से लेप दिया जाता था, जिसके कारण काफी देर तक उसके अंदर ही अग्नि रुकी रहती थी, वो बाहर नहीं आ पाती थी। तो इस कारण काफी देर तक आग उसके अंदर टिकी रहती थी। तो ठीक इसी प्रकार से मॉडर्न समय में तो अब आंव इत्यादि प्रयोग नहीं होता है, तो स्वेटर के उदाहरण से मैंने आपको बताया। तो शीतल वायु के स्पर्श से अग्नि अंदर रुक जाती है और वो बलवान हो जाती है। हेमंत ऋतु में सबसे बलवान होती है जठराग्नि, किसी भी ऋतु के मुकाबले। तो जठराग्नि बलवान होती है, जिसके कारण यह गुरु आहार को मात्रा और द्रव्य दोनों में ही, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी भारी है किसी अन्न की, तो उसे भी पचा सकता है, प्लस में उसे ज्यादा भी खा लिया जाए, यानी कि भारी मात्रा में भी खा लिया जाए, तो क्वांटिटी में भी और प्रॉपर्टी में दोनों में हैवी फूड को, हैवी अन्न को यह पचा सकता है। फिर वो आगे ऐसा कहते हैं कि जब अग्नि बलवान हो गई और उसके बल के अनुरूप उसे ईंधन नहीं मिलेगा, यानी कि आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा तेज हो गया, मेटाबॉलिज्म तेज हो गया, आप कुछ भी पचा सकने के काबिल हो गए, लेकिन उस अनुरूप आप उसे भोजन नहीं देंगे, उस अनुरूप आप उसे ईंधन नहीं देंगे, तो वो क्या करती है कि शरीर में उत्पन्न पहली धातु यानी कि रस धातु को, धातुओं के बारे में आपको जानना है तो मैंने सप्त धातुओं पर भी वीडियो बना रखी है, एक एक धातु के ऊपर डिटेल वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहली धातु यानी कि रस धातु को जला डालती है, जला डालते यानी कि उसका क्षय कर देती है। फिर शरीर में वायु की वृद्धि हो जाती है, ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई भी अग्नि हो, बाहरी अंदरूनी, परंतु शरीर की अग्नि का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो ईंधन रूपी जब भोजन नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा उसे, तो उसके अभाव में वो दोषों को पचाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लंघन के बारे में जो कहा जाता है, लंघन या व्रत या फास्टिंग जो भी कह लीजिए, तो जब आपके शरीर में कफ बढ़ गया हो, एक्सेस कफ हो गया हो, तो उसको पचाने के लिए कहा जाता है भोजन मत करें, लंघन करें, उपवास करें, भूख को बर्दाश्त करें, प्यास को बर्दाश्त करें। वो क्या करती है, अग्नि तेज होती है, भूख तेज लगती है, आपको आप उसे बर्दाश्त करते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो जो एक्सेस कफ है फिर उसे पचाने लगती है, वो उसका पाचन कर देती है, उसको खत्म कर देती है। फिर आपके जो त्रिदोष होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, खाना खाने लगिए, फिर सब चीज न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन उस दोष के पच जाने के बाद भी यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो वो आहार के अभाव में दोषों को पचाती है, फिर दोष के अभाव में धातुओं को पचाती है, यानी कि सप्त धातुएं। वह खून को पचाने लगेगी, डाइजेस्ट पहले रस से शुरू करेगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक चली जाएगी, यानी कि धातु क्षय होने लगेगी, धातुओं का पाचन होने लगेगा। फिर धातु के अभाव में जब धातु भी खत्म हो जाएगी तो वो प्राणों को पचा देती है, तो फिर आदमी का काम तमाम हो जाता है। यदि आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो भूख के कारण हुई मौतों के बारे में आप देख सकते हैं। जिन व्यक्तियों की या जिनकी भी भूख के कारण मौत होती है, आप देखेंगे पहले बिल्कुल घटते चले जाते हैं, हड्डी हड्डी तक दिखने लगती है, यानी सप्त धातुएं पचने लगती हैं। फिर अंत में प्राण भी पच जाता है, यानी कि उसे भी वो पचा देती है अग्नि। पचाने का अर्थ है जला डालना, खत्म कर देना। तो इस तरह से फिर अंत में वो जान ले लेती है भूख के कारण। तो अग्नि के स्वभाव के अनुरूप ही उसे भोजन देना चाहिए। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जब धातुओं का पाचन होने लगता है, रस रक्त मांस मेद इन सब का पाचन होने लगता है, यानी कि क्षय होने लगता है शरीर से,
तो शरीर में रुक्षता बढ़ने लगती है। रुक्षता बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी तो शरीर में वात यानी वायु बढ़ेगी। एक तो बाहर शीतल मौसम, शीतलता से भी वायु बढ़ती है, सर्दियों के समय में वायु बढ़ती है। शीतल मौसम है, प्लस में अंदर से आपने भोजन दिया नहीं, शरीर ने यानी कि अग्नि ने रसों को, रक्त को, सबको यानी सप्त धातुओं को पचा दिया, अंदर से ड्राइनेस ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो इस कारण से वायु को और ज़्यादा सपोर्टिव नेचर मिल जाता है और लघुता शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अग्नि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। फिर इस अध्याय में वो आगे बताते हैं कि किस प्रकार का आहार होना चाहिए हमारा, यानी कि खान पान किस प्रकार का होना चाहिए। तो अग्नि को भारी सामान चाहिए क्योंकि प्रचंड अग्नि है, तो सबसे पहले गुरु आहार होना चाहिए, भारी भोजन करना चाहिए हमें। स्निग्ध यानी कि चिकनी चीजें खानी चाहिए। स्निग्धता के साथ साथ स्वाद के बारे में बात करें तो वैसा कहते हैं कि हम इसमें लवण और अम्ल पदार्थ जो कि खट्टे और नमकीन चीजें, साथ ही साथ मधुर चीजें भी हम खा सकते हैं, मीठी चीजें भी, वो भी जो नेचर में यानी प्रॉपर्टी में भारी होती हैं। फैटी चीजें बहुत ज्यादा ले सकते हैं हम इसमें, जैसे कि बाकी सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका पाचन हो जाता है बड़ी आसानी से, वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो फैटी चीजें ले सकते हैं, ऑयली चीजें ले सकते हैं, भारी चीजें, स्निग्ध चीजें, और साथ ही साथ मीठा, खट्टा और नमक, ये 3 स्वाद बेसिकली हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें खाने को उन्होंने बोली हैं। फिर उसके बाद वो ऐसा कहते हैं कि इसमें हमें तेल का सेवन करना चाहिए। तेल के सेवन में हम तिल का तेल इस सीजन में बिल्कुल अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इसका हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट सभी हम इसमें यूज कर सकते हैं। दूध और दूध से बने सभी उत्पाद भारी होते हैं, तो इसलिए भारी खाना इस सीजन में अच्छा है, तो दूध ले सकते हैं। दही इस सीजन में खाना बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि दही प्रकृति में भी उष्ण होता है, गर्म होता है, तो हमें वो सर्दी से बचा के रखता है। भारी तो होता ही है और साथ ही साथ उष्ण गर्म होता है। कई लोग कंफ्यूज होकर के दही को गर्मी में खाते हैं कि वो हमें ठंडक देगा, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो दूध, दही, मक्खन, पनीर और घी, ये जो भी चीज़ें हैं दूध से बनी हुई, वो सभी आप इसका सेवन बड़े मज़े से कर सकते हैं सर्दियों के अंदर। रबड़ी तो बहुत ही अच्छा है। रबड़ी, यदि आपको वजन बढ़ाना है तो ये सभी जो डेयरी प्रोडक्ट है आप इस सीजन में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। रबड़ी में मीठा डाल के यूज करें। बस ये ध्यान रहे, जो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं वो रात्रि के समय में सेवन ना करें, दिन के समय में सेवन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भर हमारा हलन चलन रहता है, पाचन बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ईख। ईख या गन्ना जो भी कह लीजिए, गन्ना और गन्ने से बने सभी प्रोडक्ट, गन्ने का रस आप इसमें पी सकते हैं, गन्ने से जो गुड़ बनता है उसका सेवन कर सकते हैं, देसी खांड बनती है, शक्कर बनती है, उसका सेवन कर सकते हैं। राब होती है जो लिक्विड जैगरी जिसे कहा जाता है, वो भी इस सीजन में खाने के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर चीनी जो बनती है, गन्ने से बनने वाली चीनी, जो देसी चीनी की बात कर रहा हूँ, या मिश्री जिसको आप समझ सकते हैं, तो मिश्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो गन्ना और गन्ने से बने सभी पदार्थ। फिर उसके बाद भारी अन्न, भारी अन्न जो कि अभी अभी कटे हुए हों, यानी कि खेत से निकले हुए हों इसी साल के दौरान 365 दिन के अंदर अंदर, तो चावल का प्रयोग कर सकते हैं, गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, जौ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बाजरा इस सीजन में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो उष्ण भी होता है, गर्म भी होता है और बल देने वाला भी होता है, क्योंकि सर्दियों से हमें बचा करके रखता है। तो इस तरह से सेवन कर सकते हैं आप। इसमें खट्टे फल जो आते हैं इस सीजन के अंदर बहुत ही अच्छे रहते हैं, खट्टे और मीठे जो भी होते हैं वो फल बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे संतरा हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी हो गया, माल्टा हो गया। इस प्रकार के जो खट्टे फल आते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जल की बात करें तो इस सीजन में उष्ण जल के बारे में विधान बताया गया है, यानी कि गर्म जल ही पीना चाहिए। गर्म जल इसलिए कि ये वायु का नाश करता है, वायु का नाश गर्म चीज़ों से ही होता है। इस सीजन में क्या बढ़ा रहता है, एटमॉस्फेयर ठंडा है, ठंडा है तो कफ भी बढ़ेगा और वात भी बढ़ेगा, दोनों ही शीतल है, तो शीतलता से दोनों भी वृद्धि होगी और पित्त इसमें थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए इस सीजन में कफ और वात बढ़े रहते हैं। तो कफ और वात ठंडे से बढ़ते हैं तो दोनों गर्मी से ही कंट्रोल होते हैं, तो इसलिए गर्म जल का इसमें विधान बताया गया है। या एक बार आप जल को उबाल कर रख लें, उसी जल को भले ही ठंडा हो जाए बाद में पीते रहें। तो इस तरह से गर्म जल और ये जो खान पान जो बताए गए हैं इसका सेवन इस सीजन में करना चाहिए। फिर आहार के बाद कुछ विहार का वर्णन करते हैं। विहार यानी कि क्या क्या दिनचर्या होनी चाहिए हमारी। खान पान के बारे में तो उन्होंने बता दिया, अब क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला बताते हैं तेल का प्रयोग। तेल का प्रयोग अभ्यंग के तौर पर, अभ्यंग यानी कि बॉडी मसाज। आप तिल का तेल इसके अंदर सीजन के अंदर सबसे बेस्ट रहेगा। तिल नहीं तो सरसों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तिल के तेल से, सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। मालिश करने से क्या होता है, वात दूर होता है, वायु दूर होती है, क्योंकि इस सीजन में वायु यानी कि ड्राइनेस, आपने देखा होगा
कि जैसे ही आप बाहर निकलें, कुछ हवा में गए या सफ़र करके आए तो होंठ फटना, गाल फटना, इस तरह से जो फटने की, क्रैकिंग आने की समस्या होती है वो ड्राइनेस के कारण, वायु के कारण होती है। तो ये तेल लगाने से आपने देखा होगा, जैसे आप तेल या ऑयल या कुछ भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उससे बेस्ट रहेगा ऑयल यूज़ करना। तो मॉइस्चराइज़र की जगह ऑयल का प्रयोग करें, पूरे शरीर पर अभ्यंग करें नहाने से पहले, फिर आप स्नान कर लें। तो इस तरह से आपकी बॉडी मॉइस्ट भी रहेगी और वायु से बची रहेगी। सिर पर तेल रखने की बात करते हैं, नस्य यानी कि नाक में तेल डालना 2-2 बूंद, या घृत का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घृत का प्रयोग नाक में करने से मस्तिष्क काफ़ी संयमी रहता है, बड़ा ही अच्छा बना रहता है, बुद्धि तेज होती है, माइंड शार्प होता है। तो इस तरह से तेल का प्रयोग करना चाहिए। जंतकाद श्वेत की बात करते हैं, यानी कि स्टीम लेना, ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम के अंदर एक ऐसे चैम्बर सा होता है, केबिन सा बना करके गले के नीचे फिर अंदर से स्वेद यानी स्टीम, मतलब भाप छोड़ी जाती है, तो आपको पसीना आता है, स्वेद आता है। तो इस तरह से ड्राई स्टीम की बात करते हैं। गर्म स्थान पर रहने की बात करते हैं, यानी कि जो रूम बिल्कुल हवा वगैरह से ज़्यादा उसमें ठंडी हवा ना आती हो, ठंडा ना रहता हो, तो उस तरह के रूम में, गर्म रूम में रहना चाहिए। जो वस्त्र होते हैं ऊन के पहनने चाहिए, रेशमी होने चाहिए, या जो रुई से बने, जैसे रजाई इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ों का प्रयोग करने की बात करते हैं। फिर एक और इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, धूप का सेवन। इस सीजन में धूप का सेवन जनरली लोग करते हैं, वो अच्छा है, वो और भी ज़्यादा अच्छा है सर्दियों के समय में। तो सर्दियों के समय में धूप का सेवन आपको करना चाहिए। तेल लगाकर आप धूप में बैठें तो वो और भी अच्छा है। अभ्यंग के साथ साथ वो ऐसा कहते हैं कि उपटन का प्रयोग हमें करना चाहिए। उपटन यानी कि जो सप्तधान्य उपटन, सरसों इत्यादि के जो घर में बनाए जाते हैं उपटन, हल्दी वगैरह डाल करके, उस तरह के उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। उपटन लगाने से स्किन बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है, साथ ही साथ वायु से छुटकारा भी मिलता है, यानी कि ड्राइनेस इत्यादि से। फिर उसके बाद अगर के लेप की बात करते हैं। अगर एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसका लेप लगाने पर शरीर में ये जो हमें स्टिफनेस होती है सर्दियों में, कड़कपन हो जाता है, शरीर अकड़ सा जाता है, जिसमें गठिया की समस्या, दर्द की समस्या, जोड़ों की दर्द की समस्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ड्राइनेस या कह लें कि वायु के बढ़ जाने के कारण होती है। तो इस तरह की समस्या के लिए अगर का लेप बताते हैं। अगर का लेप गठिया इत्यादि के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर के पाउडर मिलते हैं मार्केट में, एक प्रकार की लकड़ी है, उसका पाउडर, छाल से पाउडर बनाया जाता है, तो उस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं लेप लगाने के लिए। और फिर एक और चीज़ इसमें ऐसा कहते हैं कि इसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, पाचन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सभी धातुएं भी पुष्ट रहती हैं। तो इसलिए इस समय मैथुन कर्म भी आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उचित हो तो ही करें, अन्यथा धातुओं को इस तरह से बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए विवाहित लोग यदि संतान उत्पत्ति चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सीजन है, क्योंकि इस सीजन में मैथुन कर्म करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद का भी ऐसा मानना है। इस सीजन में मद का भी सेवन किया जा सकता है। मद यानी मदिरा की बात हो रही है, लेकिन आयुर्वेदिक मद जो कि मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे सभी प्रकार के आसव और अरिष्ट, बहुत से आसव अरिष्ट हैं, अलग अलग समस्याओं में भी यूज होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आपकी जो भी समस्या है उस हिसाब से आसव अरिष्ट का प्रयोग कीजिए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें वर्जित करते हैं वो, यानी कुछ चीज़ें मना करते हैं। मना क्या क्या करते हैं? शीतल प्रदेश में रहना, यानी ठंडी जगहों पर, एसी वेसी में, ठंडे एसी की बात कर रहा हूँ, उसमें रहना। तो कई आजकल तो हीटर वाले भी एसी हैं, तो उनके अंदर आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठंडी हवा के अंदर, ठंडे एसी इत्यादि में रहना, या तेज वायु के संपर्क में आना, जैसे बाइक वाइक चलाते समय बिल्कुल कान वान खुले हों, बिना हेलमेट के हो, तो वो चीज़ें आपको नुकसान कर सकती है इस मौसम के अंदर। तेज वायु के संपर्क में नहीं आना है, शीतल जल इत्यादि से स्नान नहीं करना है, थोड़ा जल उष्ण हो तो ही अच्छा है। तो इस प्रकार की शीतल मौसम है तो शीतल चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो इस तरह के आहार विहार से, इस तरह की दिनचर्या और नियम पालन से आप बिना बीमार हुए हेमंत ऋतु का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आप वात और कफ के रोगों से इसमें बचे रह सकते हैं और बड़े ही अच्छे से हेमंत ऋतु को बिता सकते हैं। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।